हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पर। हम अप्रैल मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए। इसका आज पार्ट 1 है। जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन है, और जो लोग नहीं कर पाते, जिनके पास टाइम की कमी है, तो वो इससे अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम फटाफट रैपिड फायर करेंगे। तो Question number 1. Recently, World Bank approved the $100 million US loan to improve the disaster response in Odisha. Which of the following does not belong to World Bank Group? मतलब वर्ल्ड बैंक 5 ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन सा उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। वो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है ये आपको क्वेश्चन के बाद मिल जाएगी। आपको ये वाली भी याद रखनी है, खाली क्वेश्चन याद नहीं रखने हैं। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की आपको, ये भी आपको पढ़ते हुए चलना है। तो पांचवा जो ऑर्गेनाइजेशन वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनल एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो रीजनल एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज हुई थी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, उसमें से बताना है कि कौन से वाले करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, इंडियन नेवी कंडक्टेड द एक्सरसाइज एट काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी ने नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको करवाया था। द एम ऑफ द एक्सरसाइज वॉज टू सिमुलेट अ रियल टाइम मेरीटाइम डिस्ट्रेस सीनेरियोज एंड हाईलाइट द फंक्शनिंग फॉर द मास रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो रियल टाइम मतलब जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो एकदम रियल वाली सिचुएशन वहाँ पर बनाकर आपको करवाया जाएगा, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। द इंडियन इज साइनेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू 1979 रेटिफाइड इन मे 2001। ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है। द इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको कंडक्ट करवाया हुआ था, ये आपको पहले ही मिल गया, और बाकी की डिटेल्स भी आपको याद करते हुए चल रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3. आलिया मीर बिकेम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। आलिया मीर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओज। तो आलिया मीर को जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, तो आपको बताना है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, वाइल्ड लाइफ एसओएस। वो वाइल्ड लाइफ एसओएस से संबंधित है, उनको चलाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी, जो आपको पढ़ते हुए चलना है, इसको स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने होस्ट किया है गज उत्सव 2023 एट डेस काजीरंगा नेशनल पार्क टू सेलिब्रेट द 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट सक्सेस एंड गिव कंजर्वेशन एफर्ट्स टू द नीडेड बूस्ट। इसका मतलब है, सिंपली आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर ये गज उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आसाम। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली द वर्ल्ड फेमस बासोली पेंटिंग फ्रॉम देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये बासोली पेंटिंग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिला है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, कथुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है बासोली पेंटिंग, जहाँ पर उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहाँ पर उसके बारे में बताया हुआ है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का एक्ट आया था 1999 में, ये भी आपको याद रखना है। और जो फोर्स इफेक्ट में आया था वो आया था 2003 में, ये भी आपको याद करते हुए चलना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रिसेंटली हु अचीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वुमन 2023 अवार्ड्स बाय द हिंदू। तो हिंदू की तरफ से जो वर्ल्ड ऑफ वुमन 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वो किसको मिला है। सर रथा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, वसंती देवी या ज्ञाना देवी को। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसंती देवी जी को ये अवार्ड मिला हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। द हिंदू प्रेजेंटेड द वर्ल्ड ऑफ 2023 अवार्ड्स 13 कैटेगरीज। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितनी कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था वसंती देवी जी को, ये भी आपको याद करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली द यूरोपियन यूनियन removed the Pakistan from its list of high-risk third countries that do not have a robust anti-money laundering and
टेररिज्म फाइनेंसिंग रिजाइम व्हेन वाज द पाकिस्तान इंक्लूडेड ऑन देयर लिस्ट। तो इसमें बताना है आपको कि यूरोपियन यूनियन ने जो पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज़ में से रिमूव किया है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होती है ऐसी कंट्रीज़ की लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाला है। तो इसको ऐड कब किया गया था? तो दोस्तों पाकिस्तान को ऐड किया गया था 2018 में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 उसके अनुसार कौन से राज्य ने टॉप किया है जस्टिस देने में, मतलब कि न्याय करवाने में टॉप किया है, वैसे राज्य आपको बताना है। तो वो है अपना कर्नाटका। कर्नाटका ने टॉप किया है जस्टिस डिलीवरी करने में। सेकंड रैंक पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु 2 नंबर पे है, कर्नाटका पहले नंबर पे है। और इसके बारे में पूरी न्यूज़ यहाँ पर दी है अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। आपको बताया मैंने, कर्नाटका ने यहाँ पर टॉप किया है। सेकंड रैंक पर है तमिलनाडु और थर्ड रैंक पर है तेलंगाना। ये तीनों स्टेट आपको याद करते हुए चलना है। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप किया हुआ है सिक्किम ने, ये भी आपको याद रखना है। और सेकंड रैंक पे है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर और भी जानकारी डिटेल में दी हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट अंडर द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो हाल ही में बजट 2023 में अनाउंस किया गया था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसके अनुसार जो इंटरेस्ट रेट है और जो इंटरेस्ट का मैक्सिमम अमाउंट है वो कितनी है? तो वो है 7.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 2 लाख आप मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिपॉजिट जमा करवा सकते हो। और इसका जो टेन्योर रहने वाला है वो रहने वाला है 2 साल का। तो आप मैक्सिमम 2 साल के लिए और 7.5% ऑफ इंटरेस्ट पे आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के स्कीम के अंतर्गत। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया हुआ है 7.5% ये आपको याद रखना है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए ये आपको याद रखना है। और जो टेन्योर रहने वाला है वो 2 साल का रहने वाला है, वो भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली द EPFO फिक्स्ड द 8.15% इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द EPFO's अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? तो आपको बताना है कि कौन सी EPFO की अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिन्होंने 8.15% इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है EPFO के प्रोविडेंट फंड के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमर्जमेंट एज लिमिट को बढ़ाया है बाय द गवर्नमेंट बाय द 5 ईयर्स, 5 साल से बढ़ाया है। तो वो अब कितनी हो गई ये आपको बताना है। मतलब पहले कितनी थी? पहले थी 65 और अब 5 साल से बढ़ा दी है, तो अब हो जाएगी 70। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द मार्च एंडिंग रिपोर्ट 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ ट्रू। मतलब मार्च एंडिंग रिपोर्ट आई थी बैंकों के बारे में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, तो उसके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। अ लोन रिटर्न ऑफ इज़ यूज्ड बाय द बैंक एज अ टूल टू बैलेंस देयर बुक्स। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर बैड लोन्स और डेब्ट्स और द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ये सही है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि अपने जो बैलेंस शीट होती है उसमें से उस अमाउंट को निकाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है लोन को रिटर्न ऑफ करना। तो वो NPA के केस में किया जाता है। तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। पब्लिक सेक्टर बैंक कुड रिकवर दी ओनली 40% ऑफ रिटर्न ऑफ लोन्स अमाउंट वर्थ 7.34 लाख करोड़ इज इन द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग मार्च 2022। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने खाली 14% अमाउंट को रिकवर किया है लास्ट 5 सालों में और टोटल रिटर्न ऑफ है 7.34 लाख करोड़। तो ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। द स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रोविजनिंग फॉर द लोन्स इन इंडियन बैंक्स रेंजेस फ्रॉम द 5 to 20% डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस सेक्टर एंड द बोरोवर्स रीपेमेंट कैपेसिटी। तो मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग की जाती है वो कितनी की जाती है? 5 से 20% की जाती है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों ऑप्शंस राइट है। तो आपका आंसर होने वाला है ऑल आर ट्रू। ऑल आर ट्रू इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने पीछे दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक ने 14% रिटर्न ऑफ का कवर किया हुआ था लास्ट 5 सालों में। तो आपको ये टोटल अमाउंट भी याद रखनी है 7.34 लाख करोड़, उसका 14% रिकवर किया था, मतलब 1.03 लाख रिकवर कर पाई थी। और जो नेट रिटर्न ऑफ था वो था 6.31 लाख करोड़। पिछले 5 सालों में ये किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन उससे पहले ये रिटर्न ऑफ लोन इज बैंक टूल बैलेंस देयर बुक्स। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जैसे मैंने बताया ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में एक टूल है जो यूज़ किया जाता है। द स्टैंडर्ड रेट फॉर प्रोविजनिंग जो मैंने बताया 5 से 20% होता है और NPA के केस में यही 100% तक प्रोविजनिंग करनी पड़ती है बेसल
3 के स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड फेमस बांसवाली पेंटिंग फ्रॉम द कथुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 हैज़ कम इनटू फोर्स इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर। मतलब इसका मतलब है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट आया था 1999 में आया था, तो वो कब से लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था सितंबर 2003 से। ये हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, वही यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली यूके द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन द कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP वॉज साइंड इन। कौन से साल में जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट साइन किया गया था? हाल ही में यूके ने उसको ज्वाइन किया है और ऐसा करने वाला यूके फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है। तो ये साइन किया गया था 2018 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है सी, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो जापान, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, पेरू और चाइल्ड द्वारा साइन किया गया था। और जो यूके है इसमें अभी ज्वाइन हुआ है। यूके ने हाल फिलहाल ही इसको ज्वाइन किया था और ऐसा करने वाला यूके फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना है। और ये साइन किया गया था, ये किया गया था 1998 में, 2018 में इसको साइन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक रिसेंटली व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है एयरटेल के साथ मिलकर। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2017 में। तो वो कहाँ पर किया गया था? तो वो 2 लोकेशन पर किया गया था लॉन्च एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और वो था रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेट कौन से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत। और इसको सेट किया गया था 2017 में। कहाँ पर सेट किया गया था? रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़ में इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज कन्फर्ड द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदाल विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज अकम्प्लिशमेंट्स इन इंडस्ट्रीज, पॉलिटिक्स एंड द एजुकेशन। तो हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था नवीन जिंदाल जी को। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था? तो वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डल्लास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है नवीन जिंदाल जी को। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डल्लास जिसके द्वारा नवीन जिंदाल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। और ये अवार्ड मिलने वाली ये सेकंड पर्सन बने हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे अजीत शंकर जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल मंथ के, और इसका पार्ट 1 है और बाकी के पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट has become the first institute in the country to produce a cloned calf cattle. The National Dairy Research Institute is located in। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक क्लोन काफ कैटल प्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंगा। गंगा नाम का क्लोन काफ कैटल किया गया है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो लोकेटेड है करनाल में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके बारे में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन दी कंट्री जिन्होंने क्लोन काफ कैटल बनाया है, और उसका नाम जैसे मैंने बताया गंगा है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनेस्को एट द यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक एक्सेस टू सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को साफ़ पानी और सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन नहीं मिल पाता, उनका परसेंटेज दिया हुआ था। तो ये इसमें आंसर होने वाला है आपका 26% ऐसे पीपल है जिनको साफ़ पानी नहीं मिलता, और 46% ऐसे है जिन सेफली मैनेज सैनिटेशंस नहीं मिल पाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को एट द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क। तो आपको ये भी याद रखना है वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। तो 26% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 46% जिनके पास कमी है सेफली मैनेज्ड सैनिटेशंस की। ये आपको याद रखते हुए चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसेंटली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑन चेनाब रेलवे ब्रिज। तो चेनाब रेलवे ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ द विच प्रोजेक्ट? चेनाब रेलवे ब्रिज जो कि जम्मू और कश्मीर में है, तो वो कौन सी रेलवे ब्रिज का पार्ट बना है? तो वो बना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रिंग प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है।
रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फर्स्ट ट्रायल रन किया है। हाईएस्ट आर्क ब्रिज है जो चेनाब रिवर पर बना है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसकी हाइट होने वाली है वो होने वाली है 359 मीटर्स की चेनाब रिवर पर, ये आपको याद रखना है। और जो इसकी लेंथ होने वाली है वो रहने वाली है 13.15 मीटर की, ये भी आपको याद रखना है। जो कनेक्ट करने वाला है बैक्कल और कौरी को रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपको इस न्यूज़ में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। Azad is the autobiography of famous politician Ghulam Nabi Azad. From 2005 to 2008 he served as a chief minister of which state? तो आज़ाद जो एक ऑटोबायोग्राफी आई है गुलाम नबी आज़ाद पर, तो वो 2005 से 2008 में कौन से राज्य के चीफ मंत्री रह चुके हैं? तो इसमें आंसर होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर के वो रह चुके हैं सीएम। क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट मुकेश अंबानी इज द ओनली इंडियन अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 21 बिलियनर्स। हुरून रिपोर्ट इज रिसर्च लग्जरी पब्लिशिंग एंड इवेंट्स ग्रुप इस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पर इस्टेब्लिश है हुरून, जिन्होंने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट दी है जिसमें मुकेश अंबानी और एकलौते इंडियन है जो टॉप 10 बिलियनर्स में आए हो, और उनकी रैंकिंग रही है वो रही है 9th नंबर पर, और ये इस्टेब्लिश है लंदन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम के हाल ही में प्रेसिडेंट कौन बने गए हैं? तो ये बने हैं अजय सिंह जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अजय सिंह बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन पॉपुलरली नोन एज द तपोवन हैज़ वॉन द चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय, मतलब जो चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड दिया गया है तपोवन को, तो वो किसके द्वारा दिया गया है? नीति आयोग के द्वारा, दिल्ली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये मिला है तपोवन को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023। चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो तपोवन इस्टेब्लिश्ड इन 2005 हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी। ये आपको याद रखना है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है, और इसके सीईओ है कुमुद कलिता जी। ये आपको याद रखना है कि तपोवन के सीईओ कौन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट इंडेक्स 2023 विच कंट्री रैंक्स एट द टॉप ऑफ एंड द इंडियन रैंक एट द डैश पोजीशन विथ मोबिलिटी स्कोर ऑफ 17। तो पासपोर्ट इंडेक्स आया है, उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है और इंडिया की पोजीशन क्या रही है ये पूछा गया है। तो इसमें टॉप किया है यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने, और इंडिया की रैंकिंग रही है 144। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि इंडियन पासपोर्ट हैज़ रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट फॉल। यहाँ पर 6 नंबर की गिरावट के साथ हम 144 नंबर पर पहुँचे हैं, और इसमें टॉप किया है वो किया है यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने। और इसमें बात करें तो यूएई ने इसमें टॉप किया हुआ है, 2nd रैंक पर स्वीडन है, 3rd रैंक पर जर्मनी है, और साउथ कोरिया ने टॉप किया है एशिया कैटेगरी में। तो एशिया में किसने टॉप किया है? साउथ कोरिया ने टॉप किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। रिसेंटली विच स्टेट इन इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स रिसीविंग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक्स फ्रॉम द ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो बेसिकली इसमें बताना है कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स कौन से राज्य को मिला है। तो इसमें आंसर आपका होने वाला है, वो होने वाला है केरला। केरला को सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स मिले हैं। टोटल 6 प्रोडक्ट्स है केरला के जिसको जीआई टैक्स मिला है और मिथिला मखाना ये भी एक जीआई टैग मिला है, वो मिला है बिहार को। और जो 2022-23 में टोटल जीआई टैग्स मिले हैं वो कितने मिले हैं? 12 मिले हैं। 12 जीआई टैग्स मिले, उसमें से 6 तो सिर्फ केरला अकेले को मिला, इसलिए केरला को सबसे ज़्यादा मिलने वाला राज्य बन चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री has recently released 800 crore of total amount under the FAME India scheme phase 2 to 3 public sector undertakings oil marketing companies for setting up of dash public fast charging electric vehicle stations across the country। तो कितने चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं कंट्री में, उसके लिए 800 करोड़ रुपया दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ द्वारा 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। वो कौन सी है? एक तो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2nd है HPCL और 3rd है BPCL। इन तीनों को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं कितने चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए? तो वो चार्जिंग स्टेशन से 7432 7432। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है।
मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने दिए हैं, कितने दिए हैं, 800 करोड़ दिए, ये आपको याद रखना है। कितने चार्जिंग स्टेशन से, 7432 चार्जिंग स्टेशन से, ये आपको याद रखना है। और कौन सी मार्केटिंग कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एक तो है इंडियन ऑयल, एक है BPCL और एक है HPCL, 3 इसमें अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी रहने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। हु इज़ द CEO ऑफ द नोकिया कंपनी which recently changed its iconic logo after nearly 60 years to revamp its brand identity for the first time in company's history। तो बेसिकली इसमें बताना है कि नोकिया कंपनी के CEO कौन है। तो इसमें होने वाला है आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेका लैंडमार्क इज़ दी CEO ऑफ दी नोकिया कंपनी, जिन्होंने हाल ही में अपना लोगो चेंज किया हुआ है। और उन्होंने लोगो अपना क्यों चेंज किया, क्योंकि वो बताना चाहते कि वो कोई स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसलिए उन्होंने अपना लोगो चेंज किया है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ की कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली सिलेक्टेड द 9000 स्कूल्स फॉर द PM श्री स्कीम। PM श्री एब्रीवेटेड एज द, मतलब आपको PM श्री का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होने वाला है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली भारत डायनामिक्स लिमिटेड सक्सेसफुली कंडक्टेड द फील्ड फायरिंग टेस्ट ऑफ लेटेस्ट 3rd जनरेशन मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और वो मिसाइल का नाम क्या है, तो वो मिसाइल का नाम है दोस्तों अमोगा 3। अमोगा 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया था फील्ड फायरिंग टेस्ट, और वो थी अमोगा 3। अमोगा 3 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इससे पहले ये इसकी रेंज बताई गई है, उसकी रेंज रहने वाली है 200 से 2500 मीटर्स की अमोगा 3 की रेंज होने वाली है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। रिसेंटली वाटेक वाबाक लिमिटेड हैज़ बैक्ड द टोटल order from Dash Metropolitan Water Supply and Sewage Board of building a desalination plant in a joint venture with the Metito Overseas Limited। तो जो वाटेक वाबेक ने ऑर्डर मिला है वो कौन से मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई से मिला है, तो वो मिला है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। In the Andhra Pradesh Global Investor Summit 2023, Godrej Agrovet has recently signed a memorandum of understanding with the state government and with an investment plan of Dash for oil palm business। तो इसमें आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जहां पर गोदरेज एग्रोवेट ने MOU साइन किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो वो कितने अमाउंट का था, तो वो अमाउंट थी 100 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। यहाँ पर 100 करोड़ का MOU साइन किया गया था गोदरेज एग्रोवेट द्वारा। गोदरेज एग्रोवेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। गोदरेज एग्रोवेट ने साइन किया है MOU स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। ये आपको याद रखना है कितने अमाउंट का है, तो 100 करोड़ का है, ये आपको याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। मिर्चा राइस ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है मिर्चा राइस को। तो ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। रिसेंटली इंडिया एंड भूटान प्लानिंग टू सेट अप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलॉन्ग द बॉर्डर नियर जयगांव। बोथ कंट्रीज विल आल्सो एक्सेलरेटेड द प्रपोज्ड डैश प्रोजेक्ट रेल लिंक। मतलब इंडिया और भूटान प्लानिंग कर रहे हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टैब्लिश करने नियर दी बॉर्डर जयगांव, और साथ ही साथ वो चालू करने वाले हैं कौन सा रेल लिंक प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट होने वाला है कोकराझार गलेफू प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। कोकराझार जो कि आसाम में आया हुआ है, आसाम में स्थित है कोकराझार। जो गलेफू है वो भूटान में है। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है इंडिया और भूटान कोकराझार गलेफू प्रोजेक्ट। इंडिया एंड भूटान कंसिडरिंग सेट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नियर दी जयगांव। ये आपको याद रखना है, जयगांव में स्थित करने वाला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। और कौन आए थे भारत के विजिट पर आए थे, जिग्मे खेसर, नमग्याल वांगचुक, इनके द्वारा विजिट की गई थी। और कौन सा प्रोजेक्ट है, तो कोकराझार गलेफू रेल लिंक प्रोजेक्ट, वो जो कि फर्स्ट एवर रेल लिंक प्रोजेक्ट थे इंडिया और भूटान का, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। डैश हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द प्रीमियम पेरोल पैकेज फॉर द सैलरी अकाउंट होल्डर्स विद द कॉम्पिटिटिव फीचर्स। तो कौन सी ऐसी बैंक है जिसने प्रीमियम पेरोल पैकेज लॉन्च किया है सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए स्पेशल फीचर्स के साथ, तो वो होने वाला है कैनेडा बैंक। कैनेडा बैंक ने लॉन्च किया है प्रीमियम पेरोल पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद द वीज़ा एंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल दुकान स्पेसिफिकली डिजाइन टू एड्रेस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स सच एज एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बिलिंग। तो बताना है कि कौन से बैंक द्वारा
लॉन्च किया गया है डिजिटल दुकान वीज़ा के साथ मिलकर, जो इन्वेंट्री भी मैनेज करेगा, डिजिटल पेमेंट्स भी देखेगा और बिलिंग भी देखेगा। तो ऐसा करने वाला बैंक बना है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल दुकान। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट होने वाला है। यहाँ पर एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है वीज़ा के साथ और लॉन्च किया है डिजिटल दुकान। उसके साथ आपको याद रखना है कि जो ट्रांजेक्शन अलाउ किया जाएगा वो किया जाएगा अप टू 5,000 रुपये, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या है, एक POS एप्लीकेशन है, डिजिटल दुकान एंड्रॉयड स्मार्ट POS एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, सुधा शिव कुमार सक्सीड्स डैश एंड हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 14th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की 14th प्रेसिडेंट बनी है सुधा शिव कुमार। तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो उन्होंने रिप्लेस किया है जयंती दालमिया जी को। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। जयंती दालमिया जी को सुधा शिव कुमार जी ने रिप्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज़ रिसेंटली साइंड टर्म शीट विथ ग्रीनको ज़ीरोक प्राइवेट लिमिटेड टू सप्लाई 1300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर फॉर पावरिंग द ग्रीनकोज अपकमिंग ग्रीन एमोनिया प्लांट एट डैश। मतलब NTPC रिन्यूएबल ने MOU साइन किया है किसके साथ, ग्रीनको ज़ीरो प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1300 मेगावाट का। क्यों, क्योंकि उनको पावर चाहिए अपने ग्रीनको अपकमिंग एमोनिया प्लांट के लिए पावर चाहिए। तो वो प्लांट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वो स्थित है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, क्रेडिट गारंटी फंड Trust for Micro and Small Enterprises has recently issued the guidelines regarding the reduction of the annual guarantee fee for loans up to 1 crore from peak rate of 2% per annum to as low as -% per annum। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जिसने अपनी फ़ीस को घटाया है अप टू 1 करोड़ तक के लोन पर। तो वो पहले 2% लगती थी, अब वो घटाकर कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 0.37%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंसमेंट की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। जो पहले 2% चार्ज किया जाता था, अब वो ओनली 4.37% ही चार्ज किया जाएगा। और इसमें और अनाउंसमेंट की गई थी 9,000 करोड़ इसमें कॉर्पस में ऐड किए जाएंगे कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट के लिए, और 8,000 करोड़ दिए जाएंगे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में। तो इसके अलावा और भी इसमें न्यूज़ है कि इन्होंने जो मैंने बताया आपको 2% पहले फीस लगती थी वो घटाकर 0.37% कर दी गई है। और इसमें लोन अमाउंट भी बढ़ा दी गई है। पहले 2 करोड़ तक की आप लोन अमाउंट अवेल कर सकते थे, अब उसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विद द राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट स्टेडियम इन द विलेज जयपुर। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ क्रिकेट स्टेडियम विल बी मोर देन। तो स्टेडियम कैपेसिटी कितनी रहने वाली है ये आपको बताना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने साइन किया है MOU राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो स्टेडियम कहाँ पर बनने वाला है, वो बनने वाला है जयपुर में, और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी रहने वाली है मोर देन 75,000। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने साइन किया है MOU राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, ये आपको याद रखना है। सीटिंग कैपेसिटीज़ आपको याद रखनी है 775,000 से ज़्यादा रहने वाली है। और स्टेडियम का नाम क्या रहने वाला है ये भी आपको याद रखना है। स्टेडियम का नाम रहने वाला है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, और सीटिंग कैपेसिटीज़ इसमें रहने वाली है 75,000 से ज़्यादा, और इसका नाम रहने वाला है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ पर, अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने वाला है, और 75,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटीज़ रहने वाली है। और ये 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। इससे 2 स्टेडियम बड़े हैं, एक है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और एक है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये 2 ही स्टेडियम इससे ज़्यादा बड़े हैं, और ये 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम बनने वाला है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 40, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन एंड हाउसिंग Affair has recently said that the October 2024 a target has been set to make 1,000 cities in country 3-star garbage free cities. India's waste processing has increased from 17% in 2040 to dash। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि 2024 तक 1,000 सिटीज़ को गार्बेज फ्री सिटीज़ बना दिया जाएगा। और जो इंडिया की वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी वो 17% थी 2014 में, तो वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 75% हो गई है इंडिया की वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंसमेंट की गई थी। कौन है मिनिस्टर, अपने हरदीप सिंह पुरी जी है, उनके द्वारा बताया गया है कि 1,000 सिटीज़ को गार्बेज फ्री 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ किया जाएगा
अक्टूबर 2024 तक, ये आपको याद रखना है। और इसमें 17% से बढ़कर अब 75% हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। अर्बन इंडिया, जो अपना अर्बन इंडिया है, ओपन डिफिकेशन फ्री सारे के सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, अ न्यू कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड is recently launched by Dash and application will be integrated into the India's open network for digital commerce framework। तो किसके द्वारा पिन कोड को लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया है फ़ोनपे के द्वारा, और उसको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन है फ़ोनपे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, मिस्टर नीरज निगम हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीरज निगम को आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द हेड ऑफ द डैश रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। तो वो पहले कौन से रीजनल ऑफिस पर हेड थे, तो ये आपको बताना है। और वो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल। वो भोपाल के रीजनल ऑफिस में हेड थे नीरज निगम, जो हाल ही में न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 43, अर्बन अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज रिसेंटली साइंड एमओयूज विद डैश एम्प्लॉयर्स फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ रूरल यूथ्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कितने एम्प्लॉयर्स के साथ साइन किया है एमओयू फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ रूरल यूथ्स? तो इसमें आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 19 एम्प्लॉयर्स, कैप्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ साइन किया है। कौन सी योजना के तहत? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 19 एम्प्लॉयर्स के साथ साइन किया है एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन है? गिरिराज सिंह जी ने साइन किया है एमओयू 19 एम्प्लॉयर्स के साथ। द मिनिस्ट्री एम्स टू प्रोवाइड दिस एम्प्लॉयर्स तो टारगेट ट्रेन एंड प्रोवाइड द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट रूरल यूथ। तो मिनिमम सैलरी इसमें रहने वाली है 10,000 पर मंथ, और द मिनिमम फॉर द 6 महीने के लिए आपको कम से कम रोजगार मिलेगा, और 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, रिसेंटली to prevent the uncoordinated digging that result in damage to underground utility assets, Prime Minister launched the app called Before You Dig, developed by the Department of Telecommunications and Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics functioning under the Dash government। तो हाल ही फिलहाल में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जो आप कोई भी जगह पर अंडरग्राउंड असेट्स को डैमेज ना हो उसके लिए ये एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया है। तो ये एप्लीकेशन बनाई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक फंक्शनिंग के द्वारा। तो वो कौन से गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है? तो वो गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कॉल बिफोर यू डिग, ये आपको याद रखना है। और ये कौन से गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है? गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत जो इसको डेवलप किया गया था वो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, ये गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, और इसी ने इस ऐप को डिज़ाइन किया था, कॉल बिफोर यू। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली इन द यूनाइटेड स्टेट टुक लेजिस्लेटिव मेजर अगेंस्ट द एंटी हिंदू बाइगेटरी एंड रिसेंटली पास द रेजोल्यूशन कंडेमनिंग द हिंदू फोबिया? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया ने हाल फिलहाल में एंटी हिंदू बाइगेटरी और लेजिस्लेटिव मेजर्स यूनाइटेड स्टेट्स के तहत रिजोल्यूशन पास किया हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियाज बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। इंडिया हैड बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर द यूएस टू एस्टिमेट द ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन कंट्री एंड लॉन्च इट्स मैथमेटिकल सिस्टम टू एस्टिमेट द डिजीज बर्डन। तो ये बिल्कुल गलत है, इंडिया ऐसे करने वाला पहला कंट्री बना है, तो ये गलत होने वाला है। India's TB incidence rate stands at 196 per 1 lakh population instead of 210 estimated by the World Health Organization। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 210 2021 में दिया गया था, ओवरऑल 2022 में 196 हो चुका है, ये बिल्कुल राइट है। स्टेटमेंट नंबर 3, द रिडक्शन इन TB केसेस इन इंडिया वॉज 18%, तो ये भी बिल्कुल राइट है। जो ग्लोबल रिडक्शन है वो 11% पर है, और जो इंडिया में रिडक्शन है वो 18% है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो 2 स्टेटमेंट राइट है, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। तो और एक स्टेटमेंट है इसमें, चौथा स्टेटमेंट भी है, तो वो भी पढ़ लेते हैं क्या है। दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट बर्डन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ TB एंड पल्मेट्री, गुजरात हैज़ द लोएस्ट बर्डन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ TB एंड केरला इज़ द लोएस्ट इन पल्मनरी TB। तो यहाँ पर हाईएस्ट बर्डन है दिल्ली में है, ये एकदम राइट है, और गुजरात जो लोएस्ट बर्डन है ये भी एकदम राइट, तो ये स्टेटमेंट भी राइट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। 2, 3 एंड 4 3 ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है।
यहाँ पर हमने डिटेल में न्यूज़ दी है, इसको आपको अच्छे से रट लेना है दोस्तों। ये एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सारा का सारा। इसमें जो डाटा दिया हुआ है 196 टू 10, ये आपको याद रखना है। 320 लाख डेथ अभी हो गई है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4.94 लाख बताई थी 2021 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने बताया कि इंडिया का रिडक्शन 18% है, ये आपको याद रखना है। 11% ग्लोबल रिडक्शन है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो हाईएस्ट बर्डन है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। लोएस्ट बर्डन है वो गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following statements are correct regarding income tax department has recently extended the due date to link the PAN with आधार। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं पान को आधार से लिंक करने के बारे में इनकम टैक्स द्वारा, तो ये इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द ड्यू डेट 30 जून कर दी गई है, डेडलाइन मार्च 31 से बढ़ाकर, तो ये बिल्कुल राइट होने वाला है स्टेटमेंट। इनिशियली इट इज सेड दैट दी 1000 टू बी पेड फॉर लिंकिंग आधार एंड पान मार्च 31, बट रिसेंटली अनाउंस देयर इज नो फी लिंकिंग अंटिल जून 30, तो ये बिल्कुल गलत है, आपको 1000 फाइन लगने वाला है। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर स्टेटमेंट नंबर 3। आसाम, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय स्टेट पीपल आल्सो इंडिविजुअल्स ऑफ एज 80 ईयर्स एंड एक्सम्प्टेड फ्रॉम द लिंकिंग पान विथ आधार, तो ये बिल्कुल राइट होने वाला है। आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के साथ साथ ऐसे लोग व्यक्ति जिनकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है उनको यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया है, तो ये भी राइट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि 1000 लेट फीस आपको भरनी पड़ेगी और जो जून 30 है उसकी डेडलाइन बढ़ाकर कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following statements are correct regarding the Security and Exchange Board of India imposed the restrictions on companies going for buyback of securities through the stock exchange route? तो यहाँ पर सेबी के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं शेयर को बायबैक करने के लिए, उसके अनुसार हमें बताना है कि स्टेटमेंट्स राइट है कि रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, करंटली कंपनीज रिस्ट्रिक्टेड ऑन बोथ द स्टॉक एक्सचेंज एंड टेंडर ऑफर फॉर द शेयर बायबैक। तो यहाँ पर बायबैक करने के लिए 2 रूट होते हैं, एक तो आप स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक कर सकते हैं और एक आप टेंडर निकाल कर बायबैक कर सकते हैं। तो सेबी ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई है और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के लिए लगाई है, तो ये आपका गलत होने वाला है, दोनों के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड टू बाय मोर देन 25% ऑफ एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन 10 ट्रेडिंग डेज ऑफ द प्रीसीडिंग। मतलब यहाँ पर 25% ही आप बाय कर सकते हो, वो भी एवरेज लेकर, एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का 25% तक ही आप बाय कर सकते हो लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज के सेशन में, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट होने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, स्टेटमेंट नंबर 3, परचेज ऑर्डर प्राइस शुड बी विद इन दी रेंज ऑफ +or-1% फ्रॉम द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है, ये आपको एकदम अच्छे से न्यूज़ को पढ़ लेना है। 25% ऑफ दी एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, उससे ज़्यादा आप बाय नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। और सेबी ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो ओनली बायबैक के लिए वो लगाए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज रूट पर, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप पहले 30 मिनट और आखिर के 30 मिनट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। और +or-1% आपकी बाइंग प्राइस रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड द इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन डीजी पोर्टफोलियो ऑन इट्स डीजी बैंक प्लेटफॉर्म? तो ये लॉन्च करने वाला बैंक बना है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक ने लॉन्च किया है डीजी पोर्टफोलियो ऑन डीजी बैंक प्लेटफॉर्म। डीबीएस बैंक इंडिया ने लॉन्च किया है डीजी पोर्टफोलियो ऑन डीजी बैंक प्लेटफॉर्म। इसके अनुसार वो आप 10,000 तक का इन्वेस्टमेंट, 10,000 से लेकर 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डीजी पोर्टफोलियो पर, और ये आपका किया जाएगा मॉर्निंग स्टार के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। Recently, the First Citizen Bank and Trust Company entered into an agreement with the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation to acquire the Silicon Valley Bank. Where is the headquarter of the First Citizen Bank? तो हाल ही में आपको पता है कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस आया था, तो उसके सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक्वायर किए जाएंगे किसके द्वारा? फर्स्ट सिटीजन बैंक के द्वारा, और उसके लिए इसने MOU साइन किया है यूएस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ। तो हम आपको बताना है कि फर्स्ट सिटीजन बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कि वो वाशिंगटन DC में है, नॉर्थ कैरोलिना न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ कैरोलिना US में। तो दोस्तों सारे के सारे 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके अलावा पार्ट 2,
पार्ट 3 और पार्ट 4 200 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अप्रैल मंथ के। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आपका प्यार बना रहे, धन्यवाद।